शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीएम योगी ने लोकसभा अध्यक्ष से की मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की शिष्टाचार भेंट। सीएम योगी ने विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी मिले सीएम। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास मुलाकात, जहां सीएम योगी ने विधानसभा अध्यक्ष से भी की मुलाकात। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की शिष्टाचार भेंट। इस दौरान कई बातचीतें भी की गई और साथ ही आपको बताते चले, विकास के मुद्दे पर भी इस दौरान चर्चाएं हुई। सीएम योगी ने विधानसभा अध्यक्ष से की एक खास मुलाकात। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। तो वहीं आपको बताते चले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ने राज्य और केंद्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं की। संबंधों और संसदीय, इस दौरान सभी मुद्दों पर चर्चाएं की गई। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ने राज्य और केंद्र से संबंधित सदस्य कार्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर चर्चाएं की। इसके बाद सीएम योगी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी मुलाकात की। दोनों ने विधानसभा संचालन, कानूनी प्रक्रियाओं और राज्य प्रशासन से जुड़े विषयों पर बातचीत की। मुलाकात का उद्देश्य लोकतंत्र और संसदीय कार्यों में सहयोग बढ़ाना बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, लोकसभा अध्यक्ष से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चाएं भी की गई। साथ ही इस मुलाकात को खासा अहम भी माना जा रहा है। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके बाद आपको बताते चले, कई कार्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी इस दौरान चर्चाएं हुई। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों ने राज्य और केंद्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं भी की। विकास को लेकर चर्चाएं हुई। ये मुलाकात खासा अहम भी मानी जा रही। विजेंद्र गुप्ता से भी मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। और ये आपको बता दें कि ये मुलाकात खासा आपको बता दें मानी जा रही है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। तो वहीं लखनऊ में 66वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन खत्म हुआ। इस समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। देश भर से आए अधिकारियों ने सांसद और विधानसभा के काम को बेहतर बनाने पर चर्चाएं की। सम्मेलन में यह बात कही गई कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विधायिका का काम पारदर्शी और प्रभावी होना चाहिए। वहीं अधिकारियों ने अनुभव साझा कर रहे हैं और साथ ही नए तरीकों से कामकाज को बेहतर बनाने के सुझाव भी दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत विधायक के सही कामकाज में है। तो वहीं संबल हिंसा के आरोपी शारिक साठा पर एक्शन लिया गया। सरेंडर न करने पर शारिक साठा के घर कुर्की भी की गई। शारिक साठा के घर आपको बता दें, भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। संबल में हुई हिंसा के आरोपी शारिक साठा के खिलाफ अब कड़ा एक्शन लिया गया है। शारिक ने पुलिस के सामने खुद को नहीं सौंपा, जिसके कारण न्यायालय ने उसके घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। कुर्की की कार्यवाही के दौरान पुलिस ने शारिक के घर और आसपास के इलाके में भारी संख्या में बल तैनात कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शारिक पर पहले भी कई बार दबिश दी गई थी, लेकिन वह लगातार फरार था। वहीं अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति में कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
तो वही आपको बताते चले शारिक साठा के घर पुलिस लगातार मौजूद है, कार्यवाही चल रही है। वही संभल हिंसा के आरोपी शारिक साठा पर एक्शन, जहां पुलिस बल भी इसके घर के बाहर तैनात है। वही तो वहीं आपको बताते चले शारिक साठा देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक है। तो वहीं आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं जहां कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया, पुलिस बल भी तैनात है, साथ ही एक्शन में भी है पुलिस। वहीं आपको बताते चले लगातार शारिक साठा के घर पुलिस बल तैनात और एक्शन लिया जा रहा है। सरेंडर ना करने पर शारिक साठा के घर कुर्की भी की गई। आपको ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया, भारी पुलिस बल भी तैनात है और एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बताते चले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तलाश ये जा रहे हैं, उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई टीमों का गठन भी किया गया और दबिश लगातार जारी है। तो वहीं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कुर्की का नोटिस चस्पा करते हुए पुलिस, वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात है, एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। शारिक साठा पर मुकदमे भी कई दर्ज है, इसे लेकर आपको बताते चले संभल में मुकदमे दर्ज, जहां पुलिस और प्रशासन उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खोजबीन कर रही है, जहां कुर्की का नोटिस भी आपको बता दें शारिक साठा के घर चस्पा किया गया है, वहीं जाली पासपोर्ट पर। तो वहीं आपको बताते चले फिलहाल खबरों के मुताबिक दुबई में शारिक साठा छिपा हुआ है, जिसे लेकर लगातार उसकी तलाश जारी है। कुर्की का नोटिस भी उसके घर के बाहर चस्पा किया गया, पुलिस के तहत वहीं भारी पुलिस बल लगातार शारिक साठा के घर तैनात। तो वहीं आपको बता दें शारिक साठा की क्राइम फाइल, तो वहीं आपको बताते चले शारिक साठा के घर क्राइम फाइल, जहां देश का कुख्यात ऑटो लिफ्टर है, कुल अंतिम मुकदमे उस पर दर्ज है। 2024 में संभल हिंसा में हाथ, वहीं जाली पासपोर्ट पर देश से भागा था। दुबई में छिपे होने की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान तक शारिक का कनेक्शन सामने आए। आईएसआई के लिए जाली नोटों का काम करता था, वहीं सोना और हथियारों की तस्करी भी करता था शारिक साठा। दाऊद गैंग से भी शारिक साठा के तार जुड़ते सामने आए। वहीं शारिक साठा देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक है, लंबे समय से ऑटो लिफ्टिंग और अन्य गंभीर आरोपों में भी सक्रिय रहा है। शारिक के खिलाफ कुल 59 मुकदमे दर्ज है, जिनमें चोरी, धोखाधड़ी, हिंसा से जुड़े कई मामले सामने आए। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम शारिक साठा का क्राइम फाइल आपको बता रहे हैं, जहां दाऊद गैंग से भी उसके कनेक्शन सामने आए, देश का कुख्यात ऑटो लिफ्टर। और साथ ही आपको बता दें कुल 59 मुकदमे भी शारिक साठा, तो वहीं कुल 69 मुकदमे भी शारिक साठा पर दर्ज है। 2024 के संभल हिंसा में हाथ शारिक साठा का था, वहीं जाली पासपोर्ट पर देश से भागा था, जहां दुबई में छिपे होने की खबरें भी सामने आ रही है, जहां पुलिस ने उसके घर के बाहर अब चस्पा भी कर दिया नोटिस, जहां गैंगस्टर शारिक साठा की क्राइम ये फाइल जो हम आपको पूरी दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए। तो वहीं आपको बता दें शारिक साठा पर कहां कहां मुकदमे दर्ज है, हम आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, साथ ही दार्जिलिंग, गौतम बुद्ध नगर, ये वो जगह हैं जहां जहां शारिक साठा पर आपको बता दें साठा पर ये मुकदमे दर्ज है। मुरादाबाद, दिल्ली, ऐसे कई अन्य जगह जहां जहां शारिक साठा पर ये मुकदमे दर्ज, गाजियाबाद में भी शारिक साठा पर मुकदमा दर्ज है। साथ ही आपको बता दें दार्जिलिंग में भी शारिक साठा पर मुकदमा दर्ज है, गौतम बुद्ध नगर में भी। संभल में शारिक साठा की जो संपत्ति है उस पर कुर्की की आज कार्रवाई की गई है। एक दिन पहले पुलिस के द्वारा बताया गया कि एक दिन पहले न्यायालय ने जो शारिक साठा उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, और नोटिस जारी होने के बाद आज जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो तहसीलदार हैं वो वहां पर पहुंचे, और उसके बाद जो शारिक साठा है जो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है, जो दुबई में रहकर उसने पूरी साजिश रची थी, उसको लेकर के आज शारिक साठा के जो मकान था उस मकान पर कुर्की की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने जो उसके घर में सामान था उसको सील करने के बाद अपने पास रख लिया। बताया जा रहा है कि जो शारिक साठा पर करीब 50 से अधिक मुकदमे हैं
और उनसे कई फरार चल रहा है अलग अलग मुकदमे में। जो संभल में 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जो लगातार तब से फरार चल रहा है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा बताया कि जो सारिक साठा है उस पर करीब 50 से अधिक मुकदमा है और उसकी जो जांच पड़ताल और भी की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भारत का सबसे ऑटो डिफेंडर है जिस पर लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी वो फरार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो संभल के नकासा थाना क्षेत्र में जो सारिक साठा का मकान था, उस मकान में आज संभल प्रशासन के द्वारा कुर्की की कार्रवाई करने के बाद उसके मकान पर नोटिस चस्पा किए गए। नोटिस चस्पा करने के बाद लगातार संभल प्रशासन की कार्रवाई आगे की जा रही है। संभल से कैमरामैन के साथ सत्यपाल यादव, संभल। तो वहीं आपको बताते चले छावनी में बदला संभल, जहां लगातार सारिक साठा के घर पुलिस तैनात है। साथ ही आपको बता दें दुबई में छिपे होने की खबरें सारिक साठा की सामने आई हैं। जो आपको बता दें संभल हिंसा के आरोपी सारिक साठा पर एक्शन लिया गया। संभल में हुई हिंसा के आरोपी, तो वहीं आपको बताते चले संभल में हुई हिंसा के आरोपी सारिक साठा के खिलाफ अब कड़ा एक्शन लिया गया। सारिक ने पुलिस के सामने खुद को नहीं सौंपा, जिसके कारण न्यायालय ने उसके घर पर कुर्की का आदेश भी जारी कर दिया। कुर्की की कार्यवाही के दौरान पुलिस ने सारिक के घर और आसपास के इलाके में भारी संख्या में बल तैनात कर दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सारिक पर पहले भी कई बार दबिश दी गई थी। तो वहीं प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जो सेना का ट्रेनी विमान क्रैश हो गया, तालाब में गिरा सेना का विमान। वहीं रेस्क्यू टीम भी मौके पर मौजूद है, विमान निकालने की कोशिश जारी है। तो वहीं आपको बता दें प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान तालाब में गिरा, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के कार्य में जुटी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इस दुर्घटना में किसी को चोटें आई हैं या नहीं। आसपास के क्षेत्र को प्रशासन ने सुरक्षित किया है और लोगों को बचाव कार्य में सहयोग करने को कहा गया है। तो वहीं आपको बताते चले प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान क्रैश, जहां तालाब में गिरा सेना का ये विमान। साथ ही अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर जो है सामने नहीं है। विमान को निकालने की कोशिशें जारी हैं, जहां प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान क्रैश हुआ। साथ ही आपको बताते चले प्रयागराज में सेना का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान तालाब में गिरा, जिसके बाद तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इस दुर्घटना में किसी को चोट आई है या नहीं। तो वहीं आसपास के क्षेत्र को प्रशासन ने सुरक्षित किया है और लोगों को बचाव कार्य में सहयोग करने के लिए कहा गया है। अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी कि एक एयरफोर्स का माइक्रो लाइट 2 सीटर एयरक्राफ्ट जो सुबह संगम और फाफामऊ के लिए उड़ान भरा था, वापस लौटते समय उसमें इंजन फेलियर की वजह से 2 पायलट उसमें सवार थे, तो उन्होंने सेफ लैंडिंग यहाँ पर की है। केपी ग्राउंड है, उसके पीछे तालाबनुमा दलदल है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर गिरा है। दोनों पायलट हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ लैंडिंग उन्होंने की है। किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है और मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। सूचना मिलने पर तत्काल ही स्थानीय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर पहुंची थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग धुआता फोर हैं उन्होंने भी इस बचाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और मौके पर हमारी पुलिस फोर्स मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम शुक्ला जुड़ चुके। घनश्याम, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी प्रयागराज में यह विमान किस इलाके में और किस वक्त क्रैश हुआ? जी मुझे आपको बता दें कि प्रयागराज में जो एयरफोर्स का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, ये जो है माघ मेला क्षेत्र से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जो है केपी कॉलेज ग्राउंड पड़ता है। उसके पीछे जो है केपी कॉलेज के पीछे जो है जलकुंभी स्थित एक तालाब है, वही जो है ये क्रैश हुआ है और इससे क्रैश होने से जो है दोनों पायलट जो इसमें सवार थे, दोनों पायलट बिल्कुल सुरक्षित है। इसके विषय में पीआरओ डिफेंस विंग कमांडर देवांशुधर ने बताया हमें कि माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट बमरौली यानी जहां से ये उड़ान
भरते समय ही तकनीकी खराबी का शिकार हो गया था और दोनों पायलटों ने इसको सूझबूझ दिखाते हुए इस एयरक्राफ्ट को सीनताल इलाके जहां देखा कि शहर के बीचों बीच था और अगर कहीं ये आबादी के बीच या मेला क्षेत्र में अगर कहीं ये हादसा होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जी पूजा। जी घनश्याम जी, मैं जानना चाहूंगी विमान में उस वक्त कितने लोग सवार थे और उनकी अब हालत कैसी है? जी आपको बता दें पूजा कि 2 सीटर एयरक्राफ्ट था और दोनों पायलट जो है बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि विमान क्रैश होने से पहले वो जो है दोनों जो है उसके जबकि जो है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो है पैराशूट से वो कूद गए और कूदने के बाद वो तालाब में गिरे। जिस तालाब में गिरे वहाँ बिल्कुल जलकुंभी था, वहाँ दलदल था क्योंकि दलदल होने के कारण वो फंस गए थे। तत्काल जिन स्थानीय लोगों ने उनको देखा वो उनकी मदद में पहुंचे और उनको सुरक्षित बाहर निकाला है। जी घनश्याम जी, रेस्क्यू टीम मौके पर कितनी देर में पहुंची और अभी तक क्या कार्यवाही की गई है? क्योंकि मार्ग मिल रहा है और जो है इस समय जो है प्रयागराज में बिल्कुल प्रशासन जो है युद्ध स्तर पे काम कर रही है और तत्काल सेना, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ मौके पर पहुंच गई। हालांकि अभी तक जो है रेस्क्यू जारी है क्योंकि जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उसको अभी बाहर नहीं निकाला जा सका है। जी घनश्याम शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मऊ कोर्ट में पेश हुए। ये मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के से फरवरी 2022 से चल रहा था। वहीं अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि विधायक के खिलाफ 27 तारीख 2022 नवंबर का ये मामला 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत था। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा खत्म करने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर केपी सिंह की अदालत में उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। 133 लोक प्रतिनिधित्व में आज उनका चार्ज बना है, उसमें चार्ज बन गया है। चार्ज बनने के बाद न्यायालय ने उसको एविडेंस में, साक्ष्य में उस फाइल को रख दिया है। मामला यह था कि प्रशासन का यह कहना है कि आचार संहिता लागू थी और उसका वो उल्लंघन कर रहे थे और अपनी 2-3 गाड़ियां लेकर के तथा किराए की भी गाड़ी लेकर के वो चुनाव प्रचार कर रहे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील सिंह जुड़ चुके। सुशील, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी अब्बास अंसारी पर किस मुकदमा, आपको बता दें किस केस के चक्कर में उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है ये 12 फरवरी 2022 का है, जब विधायक उस समय चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान इनके काफिले में काफी ज्यादा गाड़ियां सम्मिलित हुई थी, जिससे लोगों को आने जाने में काफी समस्या हुआ। इसको लेकर के आचार संहिता का मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, मैं जानना चाहूंगी कि कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को किस आधार पर खारिज किया? जी, उनके जैसे कि इसमें 3 धाराएं लगी थी, जिसमें 2 धाराओं को खारिज कर दिया गया है, लेकिन एक धारे पर जो 133 लोग प्रतिनिधित्व है धारा, उस पर चार्ज किया गया है। जी, आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा ये मामला किस थाना क्षेत्र का है और इसमें क्या आरोप है? जी, ये मामला जो है मऊ जिले के जो दक्षिण थाना क्षेत्र पड़ता है, वहीं का ये मामला है। चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी काफी कई गाड़ियों के काफिले में अपना प्रचार कर रहे थे, जिससे काफी दिक्कतें हुई। उसी को लेकर के चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। जी, विधायक की ओर से कोर्ट में क्या दलील दी गई और मुकदमा खत्म करने की मांग क्यों की गई? जी, इस मामले में जैसे कि हाई कोर्ट में भी कुछ मामले जो 3 मामले चल रहे थे, 3 धाराएं लगी थी, उसमें 2 मामले को हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया, यानी खत्म कर दिया है। एक मामला जो 133 का है, उस पर आज चार्ज तय हुआ है और अगली तारीख 4 फरवरी पड़ी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सिंह जी, तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।